मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका जो है आईपीसी का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम जो है चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। प्रीवियस जो आपका क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था चैप्टर 1 जिसमें हमने जुरिडिक्शन को पढ़ा था, साथ ही हमने ड्राफ्टिंग डेट को देखा और जो है इन्फोर्समेंट डेट को देखा। ठीक है, चैप्टर 2 में जो रहेंगी आपकी डेफिनेशंस हैं जिसमें सेक्शन 6 से लेकर 52A है। तो हम एक एक करके जानेंगे कि कौन सी डेफिनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी डेफिनेशन है जो आपको पढ़नी चाहिए। मैं सारी डेफिनेशंस नहीं कराऊंगी, वही डेफिनेशंस कराऊंगी जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन यानी कि सेक्शन 8 को, जो कि जेंडर के बारे में बात करता है। अगर आईपीसी के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर जेंडर यहाँ लिखा गया है ही का मतलब है, पहले हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको उसके बाद डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसे कि सेक्शन 8 कहता है जेंडर, द प्रोनाउंस ही एंड इट्स डेरिवेशन आर यूज्ड टू बी पर्सन्स वेदर इट्स मेल एंड फीमेल। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी आप आईपीसी में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 511 यानी कि 511 तक, टोटल 511 सेक्शन है, इसमें कहीं भी अगर आप ही लिखा देखते हो या ही देखते हो तो इसका मतलब ये होगा ही मीन्स यहाँ दोनों जेंडर आ जाएंगे, मेल और फीमेल। ठीक है, ये कहता है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार पूछ ली जाती है कि जेंडर को कहाँ डिस्क्राइब किया गया है, तो आपको सेक्शन दे दिया जाएगा, आपको बताना है सेक्शन 8, या फिर सेक्शन 8 पूछ लिया जाएगा जिसमें पूछ लिया जाएगा सेक्शन 8 जो है आईपीसी का क्या बात करता है, किसके बारे में बात करता है। ये जेंडर के बारे में बात करता है, जो बताता है ही मीन्स मैन और वुमेन बोथ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 मीन्स पर्सन। जैसे कि हम समझते हैं पर्सन क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, लेकिन आईपीसी में पर्सन का मतलब ये रहेगा कि ये तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है। यहाँ पे पर्सन का मतलब है कोई भी पर्सन और साथ में कोई भी कंपनी या कोई भी एसोसिएशन। इसको सेक्शन 11 पूछा जाए तो इट मीन्स 3 चीजें, पर्सन या फिर कोई भी एसोसिएशन या फिर कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, और वेदर जो भी है वो कंपनी है कोऑपरेटिव हो या इनकोऑपरेटिव हो, या फिर पर्सन मींस बॉडी ऑफ द पर्सन। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। सेक्शन 11 को जो है 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग मींस बॉडी ऑफ द पर्सन, या फिर कोई भी एनी कंपनी या एनी एसोसिएशन, और एसोसिएशन जो है और कंपनी जो है कोऑपरेटिव भी हो सकती है, इनकोऑपरेटिव हो सकती है। तो अभी तक हमने चैप्टर 2 में 2 चीजों को पढ़ा, एक था आपका सेक्शन 8 जेंडर और दूसरा है आपका सेक्शन 11 जो कि बात करता है पर्सन के बारे में। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं सेक्शन 17 जो कि गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। तो गवर्नमेंट से आप समझते होंगे, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट को 2 भागों में बांटा गया है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और ये कहाँ है? अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीसी में गवर्नमेंट कहाँ डिस्क्राइब की गई है, आईपीसी में सेक्शन 17 के अंदर गवर्नमेंट को डिस्क्राइब किया गया है, जो कि दोनों तरह की सरकार बताता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर या फिर सेक्शन पर, जो कि आपकी मूवेबल, सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसा कि पढ़ते ही समझ आ रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, मूव किया जा सकता है, वह सारी प्रॉपर्टी मूवेबल होती है। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक खेत है जिसमें फसल उग रही है या ग्रोइंग क्रॉप्स, क्या ग्रोइंग क्रॉप्स मूवेबल होंगी कि इमूवेबल होंगी, है ना, ये पूछा जा सकता है। तो जो ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं ये मूवेबल होती हैं क्योंकि इनको एक जगह से काट कर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। दूसरा इसमें एग्जांपल दें, समुद्र में मछलियां मूवेबल है, इमूवेबल है, मूवेबल है क्योंकि उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लिया जा सकता है। ऐसे ही कुछ टिम्बर हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ट्रीज हो सकते हैं जो मूवेबल हैं, जो फर्नीचर के काम आती हैं, है ना, इस तरीके से होगा। मैं और आपको डिफाइन करके बता देती हूँ इसको। देखिए सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको। The word movable are intended to
इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज और एनी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स। इसने कहा, इसका कहने का मतलब है मूवेबल प्रॉपर्टीज जिनको मूव किया जा सकता है, एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स, ऐसी चीज जो जमीन में जुड़ी हुई है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको मूव नहीं किया जा सकता, वो इमूवेबल हो जाएगी। फिर अब हम इसके बाद पढ़ लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए सेक्शन रहेगा, वो है 23, 24, 25 और 26। ये चारों ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें एक चेन के साथ पढ़ने होंगे, ठीक है। सेक्शन 23 बात करता है रॉन्गफुल गेन। एंड wrongful loss। एक बार आईपीसी की रीडिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको जो है इजी कॉन्सेप्ट में इसको समझा दूंगी। ये कहता है कि wrongful gain इट्स अ गेन बाय अनलॉफुल मींस अ प्रॉपर्टी टू विच पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड। ये कहता है कि अनलॉफुली, अगर कोई पर्सन अनलॉफुली मतलब कानूनी प्रक्रिया को फॉलो ना करते हुए अनलॉफुली किसी की चीज को लॉफुली अनलॉफुली गेन कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल सामने वाले के पास कोई प्रॉपर्टी है और मैं बिना कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किए बिना या फिर किसी भी अपनी पर्सनल इंटेंशन से उसको जो है उससे छीनने की कोशिश करती हूँ, अपने बेनिफिट के लिए सामने वाले से किसी प्रॉपर्टी को लेने की कोशिश करते हैं, तो इसको आप रॉन्गफुल गेन कहेंगे। और रॉन्गफुल लॉस का मतलब है कि अनलॉफुली आप सामने वाले पर्सन को उस चीज से उसका नुकसान कराना चाहते हो, उसको लॉस करा देते हो, तो यही है रॉन्गफुल गेन। और एक बार आईपीसी की रीडिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको जो है इजी कॉन्सेप्ट में इसको समझा दूंगी। ये कहता है कि रॉन्गफुल गेन इट्स अ गेन बाय अनलॉफुल मींस अ प्रॉपर्टी टू विच पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड। ये कहता है कि अनलॉफुली, अगर कोई पर्सन अनलॉफुली मतलब कानूनी प्रक्रिया को फॉलो ना करते हुए अनलॉफुली किसी की चीज को लॉफुली अनलॉफुली गेन कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल सामने वाले के पास कोई प्रॉपर्टी है और मैं बिना कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किए बिना या फिर किसी भी अपनी पर्सनल इंटेंशन से उसको जो है उससे छीनने की कोशिश करती हूँ, अपने बेनिफिट के लिए सामने वाले से किसी प्रॉपर्टी को लेने की कोशिश करते हैं, तो इसको आप रॉन्गफुल गेन कहेंगे। और रॉन्गफुल लॉस का मतलब है कि अनलॉफुली आप सामने वाले पर्सन को उस चीज से उसका नुकसान कराना चाहते हो, उसको लॉस करा देते हो, तो यही है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। डायरेक्ट डीपली तो नहीं आएगा, इसमें बस एक कीवर्ड है जो याद करने वाला है, वो है अनलॉफुल। अनलॉफुली तरीके से किसी चीज को गेन करना रॉन्गफुल गेन कहा जाएगा, और अनलॉफुली तरीके से किसी चीज का कोई नुकसान करा देना रॉन्गफुल लॉस कहा जाएगा। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आईपीसी का सेक्शन 23 किसके बारे में बात कर सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस को कहाँ आईपीसी में डिफाइन किया गया है, तो ये आपका सेक्शन 23 रहेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ लेते हैं। हाँ, एक और चीज 23 में याद रखने वाली है, इसको अलग अलग पढ़ सकते हैं, रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस, या फिर साथ में भी किया जा सकता है। ये मतलब एक चीज को हमने फायदा किया जिससे दूसरे वाले को नुकसान हो गया, है ना, साथ में लिखा हुआ है, देखो नीचे यहाँ पर गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली, तो इसको साथ में भी पढ़ा जा सकता है और अलग अलग तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की, डिसऑनेस्टली की और फ्रॉडुलेंटली की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। डिसऑनेस्टली और है आपका देखिए, जैसे पढ़ते ही समझ आ रहा है डिसऑनेस्टली, पहले मैं आईपीसी से डिस्क्राइब कर देती हूँ, फिर इसके कीवर्ड के साथ आपको पढ़ा दिया जाएगा। डिसऑनेस्टली का मतलब है कि हुएवर का मतलब कोई भी, चाहे वो कोई मेल हो, फीमेल हो या कोई भी पर्सन हो, डज एनीथिंग, कुछ ऐसा कार्य करता है जिसमें उसकी जो इंटेंशन है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन
to one person or wrongful loss to another person is said to the dishonestly. Dishonestly का मतलब है धोखेधाड़ी से या धोखे से हम कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन इंटेंशन, जिसकी इंटेंशन है, भावना है सामने वाले को किसी चीज को लॉस कराने की और गेन कराने की, इसी पूरी प्रक्रिया को हम डिसऑनेस्टली कहेंगे। ठीक है, और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि डिसऑनेस्टली को कहाँ डिस्क्राइब किया गया है, या फिर 24 किसके बारे में बात करता है। काफी इजी था ये और इम्पोर्टेंट भी है। फिर साथ में पढ़ लेते हैं फ्रॉडेंटली, सेक्शन 25। इसको पेयर की तरह याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। 25 बात करता है फ्रॉडेंटली। फ्रॉडेंटली का मतलब है डिसफ्रॉड कर, किसी के साथ धोखा करना, है ना। तो पढ़ लेते हैं क्या कहता है फ्रॉडलेंटली। अ पर्सन मतलब चाहे वो भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक ना हो, सिटीजन, नॉन सिटीजन। अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडलेंटली, ही डज दैट थिंग विद इंटेंशन टू डू फ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। ये कहता है अगर किसी पर्सन की, कोई पर्सन का मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया, पर्सन का मतलब है भारत का नागरिक या भारत का नागरिक ना होकर नॉन सिटीजन। अगर कोई पर्सन जिसकी भावना, इंटेंशन ही धोखे देने की है ना, और जो आपके साथ डिफ्रॉड कर रहा है, तो वो फ्रॉडेंटली कहा जाएगा। ये सेक्शन 25 ने कहा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं सेक्शन 26 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है रीजन टू बिलीव। इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 26 जो है आईपीसी का वो क्या कहता है। ये कहता है रीजन टू बिलीव। साथ में आपसे पूछा जा सकता है रीजन टू बिलीव को आईपीसी के किस सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है। तो रीजन टू बिलीव कहता है कि, अगर शॉर्ट में पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर इसके कीवर्ड्स पे फोकस कर लेंगे। व्हेन द अ पर्सन इज सेड टू हैव अ रीजन टू बिलीव अ थिंग, ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट नॉट डूइंग अदरवाइज। ये कहता है कि अगर सामने वाले पर आपको कोई वो कॉज देता है, कोई कारण देता है जिससे आप उस पर भरोसा कर सकते हो कि इस कारण इसने ये अपराध किया होगा या फिर इस कारण इसने ये अपराध ना किया होगा, इसी को हम रीजन टू बिलीव कहते हैं। और आगे जो सेक्शंस पढ़ेंगे और इसमें जो है डीपली डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अभी छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे के जो सेक्शंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब आपकी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपको पहले बता देते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था द इंडियन पीनल कोड 1860 के ड्राफ्टिंग डेट को, साथ में हमने जो है इसकी इन्फोर्समेंट डेट को पढ़ा। फिर उसके बाद हमने जो है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 को पढ़ा, जो कि चैप्टर 1 है आपका आईपीसी का। फिर उसके बाद हमने पढ़ा, जो कि अभी हम कंटिन्यू कर रहे थे इससे पहले, सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52 जो है, जो आपके चैप्टर 2 है, जिसमें हमने सेक्शन 25 तक पढ़ लिया था लगभग। उसको आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ यहाँ पर, कि अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इन इंडियन पीनल कोड आईपीसी के अंदर टोटल संख्या क्या है चैप्टर्स की। तो टोटल चैप्टर जो है वो 23 चैप्टर हैं। अगर आपसे टोटल सेक्शंस पूछे जाएं तो धारा कितनी है, धाराएं हैं 511। अभी फिलहाल जो है हम सेक्शन चैप्टर 2 पर हैं, यानी कि सेक्शन 26 पर। चलिए आगे के 26 चैप्टर को पढ़ लेते हैं। 26 हमने पढ़ लिया था, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं 28। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि काउंटरफीट को कहाँ डिस्क्राइब किया गया है आईपीसी में। तो सेक्शन 28 आपका काउंटरफीट के बारे में बात करता है। और क्या होता है ये आपका काउंटरफीट, इतना डिटेल में तो नहीं आएगा कि काउंटरफीट होता क्या है। ये पूछ लिया जाता है कि आईपीसी की कौन सी धारा या कौन सा सेक्शन है जो काउंटरफीट को डिफाइन करता है। तो ये आपका है धारा 28, सेक्शन 28। और या फिर काउंटरफीट को कहाँ डिफाइन किया गया है, वो 28 में। या 28 किस चीज के बारे में बात करता है, 28 बात करता है काउंटरफीट के बारे में। आखिर ये काउंटरफीट होता क्या है, ये हम पढ़ लेते हैं। अ पर्सन इज सेड टू बी अ काउंटरफीट हु कॉज एनीथिंग टू resemble another thing, intending by mean of that resemblance of practice, depiction or knowledge is too likely to depiction will thereby practiced। इसका मतलब देखिए, काउंटरफीट का मतलब है नकल करना। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
मान के चलिए नोट छापते हैं, नकली नोट छापते हैं, तो ये कौन सा अपराध है? इस अपराध को हम काउंटरफीट कह सकते हैं। या कोई डॉक्यूमेंट है जिसका आप नकली दस्तावेज बना रहे हैं या नकली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, नकली अमाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये यही अपराध कहलाता है 28। और आगे बढ़ते हैं हम। इंपॉर्टेंट है आपका दूसरा रहेगा 33। 33 काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सेक्शन 33 ये बात करता है एक्ट के बारे में और ओमिशन के बारे में। एक्ट एंड ओमिशन। ऐसे समझ लेते हैं कि एक्ट और ओमिशन होता क्या है। देखिए, एक्ट का मतलब होता है कोई भी कार्य करना, ठीक है, और ओमिशन का मतलब होता है मिस्टेक। और ये कार्य और मिस्टेक की कब करी जाएंगी? हम जब आगे और सेक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप कोई अपराध करते हो तो अपराध के दौरान जो एक्ट आप कर रहे हो, मिस्टेक्स आप कर रहे हो, तो वो 33 में डिफाइन किए गए हैं, एक्ट और ओमिशन। एक्ट मीन्स एक सिंगल एक्ट या सीरीज ऑफ एक्ट। ओमिशन मीन्स एक सिंगल मिस्टेक या सीरीज ऑफ मिस्टेक। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि एक्ट और ओमिशन को डिफाइन करिए, कहां पर है? 33 पर है। फिर इससे भी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 34। सेक्शन 34 किसके बारे में कहता है? एक्ट्स हो गया। देखो, जो हमने 33 में एक्ट पढ़ा था ये सिंगल एक्ट है। एक्ट्स मीन्स हो गया सीरीज ऑफ एक्ट। ये कहता है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स, इन furtherance of common intention। कॉमन इंटेंशन का मतलब हुआ समान इंटेंशन है सबकी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पर्सन है जो मर्डर किया गया है, मारा गया है BCDE द्वारा, तो यहां पर BCDE की सेम इंटेंशन थी। और ये कौन हो गए? BCD, ये सेवरल पर्सन्स हो गए जिन्होंने एक्ट किया, उसका मर्डर किया, किसके साथ? कॉमन इंटेंशन के साथ। तो यही सेक्शन 34 कहता है, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। कई सारे लोगों द्वारा एक ऐसा कार्य किया जाता है या ऐसा ऑफेंस किया जाता है जिनमें उनकी जो इंटेंशन है सेम इंटेंशन है। तो ये सी 34 को जब भी हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ेंगे या फिर अनलॉफुल एक्ट करते हैं, उसके साथ हम 34 को जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है 34 आपके लिए। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 39 की। देखिए, मैं सारे सेक्शंस आपको नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमारे लिए सब पढ़ना जरूरी नहीं है। हमें पढ़ना है कि जो एग्जाम पर्पस से हमारे लिए जरूरी है और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट आगे फ्यूचर के लिए। अब देखते हैं 39 किसकी बात करता है? वॉलंटरी। ये वॉलंटरी होता क्या है? वॉलंटरी देखिए, वॉलंटरी का मतलब है स्वेच्छा से। अगर आप कोई वॉलंटरी कार्य कर रहे हो, अपनी इच्छा से कोई कार्य कर रहे हो, जैसे ए ने बी को मारा और अब ए कहता है कि जब मैंने बी को मारा, अपनी वॉलंटरी, अपनी कॉमन इंटेंशन और अपने कॉज, किस भावना के साथ मारा, वॉलंटरी मारा, अपनी इच्छा से मारा, तो इसी को वॉलंटरी बोलेंगे। और पढ़ लेते हैं डिटेल में। A person is said to cause an effect voluntary when he cause it by means whenever intended to cause it mean which is time employing this means he knew that he reason to believe likely to cause। उसको पता था कि जब मैं ये कार्य कर रहा हूँ अपने इच्छा से कर रहा हूँ, किसी कॉज के कारण कर रहा हूँ या किसी इंटेंशन से कर रहा हूँ, तो ये वॉलंटरी अपराध होते हैं। अपनी मर्जी से कोई अपराध करना या कोई भी कार्य करना। फिर आ जाते हैं, देखिए सेक्शन 40। हालांकि सेक्शन 40 जो है पूरी तरीके से इसमें डिफाइन नहीं किया गया है, फिर भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आईपीसी में। अब बात कर लेते हैं आगे के नेक्स्ट सेक्शनों की, जहां से हमको स्टार्ट करना है सेक्शन 41 से। सेक्शन 41 बात करता है स्पेशल लॉ के बारे में। स्पेशल लॉ क्या होते हैं? कुछ ऐसे स्पेशल लॉ जो स्पेशल सब्जेक्ट, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि 41 कहता है अ स्पेशल लॉ इज अ लॉ एप्लीकेबल टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकता है।
जैसे आपका एसटी एक्ट हो गया या पॉस्को हो गया, जो कि बात करता है कोई भी जो 18 से कम की लेडी है उस पर बच्चा है उस पर अप्लाई होता है उससे छेड़छाड़ी पर। एसटीएस कोई भी स्पेशल किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं सेक्शन 42 जो कि लोकल एक्ट्स की लोकल लॉज के बारे में बात करता है। देखिए लोकल लॉज क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो बात करते हैं। अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात करेंगे तो स्पेशल लॉ हो गया, और पर्टिकुलर एरिया में बात करेंगे वो लोकल लॉ हो गया। इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि जमींदार एक्ट्स जो होते हैं, यूपी में यूपी लैंड लॉ चलता है, दिल्ली में दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट चलता है, राजस्थान में राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट चलता है। इसी तरीके से ये सारे लॉज जो हैं लोकल लॉज कहलाते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 44 जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है इंजरी। क्या होता है इंजरी? देखिए अगर इसमें बात की जाए तो इंजरी को जो है यहां पर 5 भागों में बांटा गया है। इंजरी मतलब नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। अगर यहाँ इंजरी, ऐसा नहीं कि ए ने बी को मारा और उसको डैमेज कर दिया उसकी बॉडी को, यही हमने उसको नुकसान पहुंचाया। किसी भी पर्सन को या किसी को भी 5 तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। एक तो उस पर्सन को पहुंचाया जा सकता है, दूसरा है किसी पर्सन को या उसकी बॉडी को या उसके माइंड को या उसकी रेपुटेशन को, मानहानि जिसे बोलते हैं, डेफॉर्मेशन में भी आ सकता है, और उसकी प्रॉपर्टी को। अगर किसी भी इन 5 तरीके से किसी को नुकसान पहुंचा जा रहा है तो ये इंजरी को डिफाइन करता है। और ये प्रॉपर्टी दोनों तरह की आ जाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप किसी को प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। तो अगर देखा जाए सेक्शन 44 वेरी इंपॉर्टेंट, इंजरी। ये पूछा जा सकता है कि सेक्शन 44 में इंजरी को डिफाइन किया गया है, इंजरी को कहाँ डिफाइन किया गया है, और ये 5 एग्जाम्पल आ जाए, ये 5 चीजें आ जाए तो ये 5 ही इंजरी को डोनेट कर इंजरी को डिस्क्राइब करती है। जैसे कि पर्सन, इंजरी किसी पर्सन की नुकसान पहुंचाकर, उसके शरीर को नुकसान पहुंचाकर, उसके माइंड को, उसकी रेपुटेशन को और उसकी प्रॉपर्टी। देखो आप पर्सन और बॉडी में थोड़ा कंफ्यूज हो रहेंगे। बॉडी जिस पर्टिकुलर पर्सन को आप इंजरी कर रहे हो, या पर्सन उससे रिलेटेड कोई पर्सन हो सकता है, उसको किडनैप कर लिया, नुकसान पहुंचा रहे हो, उसके लिए आप फिरौती मांग रहे हो, ठीक है, ये पर्सन में आ गया। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 46 की। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं, यहां से एक चीज हमको जानने के लिए मिलेगी, इसलिए हम इसको कर लेते हैं, डेथ। अब ये पूछ रहा है जैसे कि हम मर्डर पढ़ेंगे, कल्पेबल होमोसाइड पढ़ेंगे और बहुत से ऐसे सेक्शंस पढ़ेंगे जिसमें हम डेथ वर्ड को देखेंगे। अब यहाँ कह रहा है कि एक पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन को मारना, ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है। ऐसा नहीं कि किसी पर्सन ने एनिमल को मार दिया, कुत्ते बिल्लियों को, और आप उस पर आईपीसी अप्लाई कर रहे हो, इस तरीके से नहीं। यहाँ किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस पर आईपीसी लगता है, ठीक है। या ह्यूमन बॉडी के लिए बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग के लिए। 46 अब देख लेते हैं, 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन और रह गए, फिर ये जो है इसके बाद हमारा चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा। एक है आपका सेक्शन 52, वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा, गुड फेथ। गुड फेथ क्या होता है? सद्भावना, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हम 52A, हार्बर। ये दोनों ही आएंगे और डायरेक्ट आ जाएंगे, डायरेक्ट आ सकते हैं। कि हार्बर को कहां डिफाइन किया गया आईपीसी में? सेक्शन 52A में। यहाँ पे थोड़ा सा साफ नहीं है, मैं दोबारा लिख दे रही हूँ इसको, 52A। और गुड फेथ को सेक्शन 52। देखिए सेक्शन 52 डिफाइन करता है गुड फेथ को। गुड फेथ क्या होता है? सद्भावना के साथ अगर हम कोई किसी के साथ कार्य कर रहे हैं तो वो अपराध नहीं कहलाया जाएगा, वो जो है एक्सेप्शंस में आ सकता है। जैसे एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को चेक किया, उसकी फैमिली से अभी तक कोई नहीं आया है, ना ही कोई FIR हुई है, पर उसने गुड फेथ में उसको ऑपरेट किया, उसके दौरान वो मर गया, तो यहाँ हम उसको मर्डर नहीं लगाएंगे, यहाँ एक्सेप्शन में चला जाएगा, ये आ गया आईपीसी में। लेकिन जो हम कार्य कर रहे हैं उसके साथ गुड फेथ में कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। गुड फेथ में 2 कीवर्ड है, केयर और अटेंशन के साथ। अटेंशन के साथ जब भी कोई कार्य किया जा रहा है इसका मतलब वो गुड फेथ में किया जा रहा है। 2 कीवर्ड है। हार्बर क्या होता है? हार्बर का मतलब है उसको फैसिलिटेट करना,
है ना, कन्वीनियंट प्रोवाइड करना, जिसमें आपका शेल्टर, हाउस, फूड, ड्रिंक, ठीक है, मनी, क्लोथ, आर्म्स, ये सब आ जाता है। तो हार्बर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 42A में किसको डिस्क्राइब किया गया है, हार्बर को। ठीक है, यहां तक अब मैंने आपका जो है चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया है, यानी कि अब तक की क्लासों में हम कर चुके हैं सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक, फिर उसके बाद हमने किया सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52A तक। यहाँ जो है दोनों चैप्टर आपके फिनिश हो गए। अब स्टार्ट करेंगे हम आपके लिए चैप्टर 3, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 3। आज क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ, इंपॉर्टेंट सेक्शंस के साथ। ठीक है, थैंक यू।